Greetings of the day, student. So we are continuing with our PPS subject lectures, and what we did last time was we discussed some Turbo C things, right? We did some programs in Turbo C, printf, scanf, and other things. Okay, I hope you are practicing well about those programs at home. बहुत अच्छे से practice करिएगा, because this is just the beginning of C programming language, and I suggest that you guys learn it really well and really nicely. Okay, it's really easy. You don't need to worry about being it hard. I'll make it easy for you guys, but you will have to practice at home. Okay, so moving forward today, I want to talk about some character sets and token in general C programming language things. Okay, so what are the kind of letters or character set we use in general in C? हम कौन से ओवरऑल प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्वियसली लेटर्स और अल्फाबेट्स यूज करते हैं, एज यू ऑल नो, राइट? लेटर्स और अल्फाबेट्स, सारे लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, सब लेटर हम यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम्स कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली हम डिजिट यूज करते हैं, क्योंकि हम जब वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं अपने वेरिएबल्स को, तो वैल्यूज ऑब्वियसली इंटीजर या फ्लोट में होती हैं. अगर वैल्यूज इंटीजर में होती हैं तो हम सिर्फ डिजिट यूज करते हैं. अगर वैल्यू फ्लोट में होती है तो हम डॉट भी यूज करते हैं, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है. ओके, डॉट के अलावा कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं? कॉलन है, सेमीकॉलन. सेमीकॉलन ऑब्वियसली इज वेरी फेमस बिकॉज वी यूज इट एट एवरी एंड ऑफ द सेंटेंस. सिंगल कोट्स हमने यूज नहीं किया अभी तक, बट सिंगल कोट्स यूज होता है. डबल कोट्स ऑब्वियसली हमने यूज कर लिया है प्रिंटफ के अंदर, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. एंड देन वी हैव अदर सम अदर साइंस दैट वी यूज इन प्रोग्रामिंग. ओके, और ऑब्वियसली ब्लैंक स्पेस और वाइट स्पेस और न्यू लाइन तो यूज होगी. हमें कुछ चीज़ों के बीच में लाइंस हैं वो स्पेयर रखनी है, तो हम लाइन स्पेयर रख सकते हैं. ओके, सो दीज आर सम कैरेक्टर सेट्स एंड टोकन ओवरऑल यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कौन से कीवर्ड हम यूज करते हैं? ऑटो है, ब्रेक है, कैसे, अब तक हमने कौन से कर लिए हैं? ऑटो अभी तक हमने नहीं किया है. आई जस्ट रिमूव ऑटो बिकॉज ऑटो इज वेरी फेमस कीवर्ड, बट वी हैवंट डन इट येट. फाइन, सो व्हाट हैव वी डन? इफ हमने नहीं किया है, but if and else are very famous. What we have done is float we have done, very good. And then there might be integer in it. Yes, integer we have also done. Then we have done printf. Do we have printf in this? No, we don't have printf. Character is also one type of data type. Okay, and if and else is a good pair of, what can we say, a block. If and else is a pair of blocks, right? बाकी ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो किसी के वो दिए हुए हैं. हमने कौन से कीवर्ड किए हैं? लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम एंड लेट्स सी व्हाट कीवर्ड्स वी हैव डन. ओके, ये लेट्स से अगर हम प्रोग्राम में आ जाते हैं तो हमारा पहला कीवर्ड कौन सा है? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंक्लूड. इंक्लूड इज ऑल्सो कीवर्ड. conio.h इज अ फाइल नेम बट इट ऑल्सो कीवर्ड. फिर void और main, सबसे बेसिक कीवर्ड्स void एंड main, ये सारे कीवर्ड्स हैं सी के, जो सी के लिए रिजर्व्ड है. हम इन कीवर्ड्स को कहीं जगह पे यूज नहीं कर सकते. कौन सी जगह पे यूज नहीं कर सकते? जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन में जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया रेडियस, तो आप देख सकते हैं कि रेडियस नाम का वेरिएबल पॉसिबल है, क्योंकि वो सी का कोई कीवर्ड नहीं है. अगर मुझे यहाँ पे लेट से मेन नाम का वेरिएबल बनाना है, तो मैं मेन नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि void main एक फंक्शन का नाम है, और वो फंक्शन सी के लिए रिजर्व्ड है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. ओके, सो फिर मैं यहाँ पे कौन से नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता? जैसे और कुछ बात करें तो फ्लोट नाम का, क्योंकि फ्लोट भी ऑलरेडी डेटा टाइप में है, तो मैं फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता. ओके, फिर मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता. ठीक है, जैसे इफ एल्स हमने बात की, तो इफ एल्स ऑल्सो वो भी है, वो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, उसके नाम की भी मैं वेरिएबल नेम्स नहीं बना सकता. फिर प्रिंट एफ है. प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो रेगुलरली यूज होता है. गेट सी एच है. ओके, ये सारे ऐसे वेरिएबल नेम है जो मैं नहीं ले सकता. लेट मी ट्राई दिस एंड आई टेक अ वेरिएबल नेम एज लेट्स से मेन. मेन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ. मैं इसको कंपाइल करता हूँ. ओके, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है? Alter F9. Okay, you can go into compile and press on compile, or you can simply press Alter F9. So क्या है? Undefined symbol radius एक तो है. Okay, क्योंकि radius नाम का symbol एक भी बार define नहीं हुआ है. या फिर हम यहाँ पे let us take the symbol float. Okay, so you'll see 3 errors. As you can see here, undefined symbol radius and area.
क्यों? क्योंकि उसको लगता है फ्लोट है एक डेटा टाइप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फाइन, बट एक्चुअली फ्लोट डेटा टाइप नहीं है, फ्लोट हमारे वेरिएबल का नाम था, इसलिए कंप्यूटर में कंफ्यूजन रहता है, फाइन। सो हम जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, मेरा कहने का मतलब ये था, आई एम पुटिंग रेडियस बैक देयर अगेन, फाइन। सो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था, हमने लास्ट टाइम किया था, आई गेस यू गाइस रिमेंबर। ये कौन सा प्रोग्राम है? फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ओके, यूजर इनपुट हमने लास्ट टाइम किया था स्कैनफ वाला। So okay, so I'll get back again to my PPT. Right, so this is our PPT. कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, सो इसमें से मेन कीवर्ड भी नहीं है, काफी सारे कीवर्ड्स इसमें नहीं है, पर कुछ कुछ फेमस कीवर्ड्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। आई फॉरगॉट टू इंक्लूड मेन थिंग्स, राइट, बट कीवर्ड्स काफी सारे होते हैं सी में। ओके, यू हैव टू रिमेंबर कीवर्ड्स हम दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। सो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स यानी ऐसे नेम्स जो यूजर देता है, ओके, प्रोग्राम को, व्हाट इज क्रिएटेड बाय यूजर। अगर यूजर कुछ प्रोग्राम में क्रिएट करता है तो वो उसको नेम्स देता है, जैसे हम वेरिएबल नेम दे रहे हैं सबसे सिंपल, ओके। फिर एरेज हैं, वो भी यूजर के द्वारा क्रिएट होते हैं, फंक्शंस भी यूजर के द्वारा क्रिएट हो सकते हैं, ओके। जैसे void main फंक्शन है वो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है सी में, इसी तरह से हम दूसरे फंक्शंस खुद यूजर के नाम के क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कौन से फंक्शन, कैलकुलेट एरिया, फिर कैलकुलेट एवरेज, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मिनिमम, ऐसे फंक्शन हम आगे जाके क्रिएट करेंगे इसी प्रोग्रामिंग में, और उन फंक्शन के नाम हमें देने होंगे अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे अब हमें वेरिएबल के नाम देते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप वेरिएबल नेम्स, एरे नेम्स और फंक्शन नेम जो भी देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी जो मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करे कोई नाम से, ताकि हमें मेमोरी लोकेशन याद न रखना पड़े, ओके। आइडेंटिफायर्स किससे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं, डिजिट से बनते हैं और अंडरस्कोर से बनते हैं, ओके। उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है, फाइन। सो मूविंग बैक अगेन टू अवर प्रोग्राम। अगर मुझे यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर बनाना है तो हमारे लिए यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन सा है? पाई इज एन आइडेंटिफायर, ओके। दिस इज अ वैल्यू ऑफ दैट आइडेंटिफायर पाई, दिस इज अगेन आइडेंटिफायर, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है यहाँ पे। एरिया इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, आई कैन डिफाइन few other identifiers like area 2, okay, area, pardon me for this, area 2, okay, and then we have, just a minute, okay, so we were looking at examples of identifiers. So max is also an identifier and max is also an identifier, but capital letter and small letter makes differences, right? कैपिटल लेटर होते हैं वो अलग आइडेंटिफायर डिफाइन करता है, स्मॉल लेटर अलग आइडेंटिफायर डिफाइन करता है, इस चीज को कहते हैं केस सेंसिटिवनेस। केस यानी अपर केस और लोअर केस। कैपिटल लेटर्स को हम कहते हैं अपर केस, जिनको नहीं पता है, राइट, उनको हम अपर केस कहते हैं, और स्मॉल लेटर्स को हम लोअर केस कहते हैं। सो केस सेंसिटिव होने का मतलब है दोनों चीजें अलग अलग कहलाती हैं, अलग अलग नेम से डिफाइन होती है, ठीक है। कमिंग बैक टू अवर प्रोग्राम अगेन, एरिया 2 is an identifier, then we have max as an identifier, then we have, as I suggested, max as an identifier. These both identifiers are different, okay। हम और क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेस नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल पूरा आइडेंटिफायर बनाना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इधर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, और व्हाट आई कैन यूज इज एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल। दिस इज ऑल्सो अलाउड, बट दिस इज नॉट अलाउड, ओके। दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर यूजिंग स्पेस। मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि whenever we define name or other things, we should always remember that we should not leave spaces. अगर हम कंप्यूटर ब्रांच से नहीं है तो इट्स ओके, ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं, पर जैसे जैसे हम कंप्यूटर ब्रांच में एंटर होते जा रहे हैं हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को नेम दे रहे हैं, फोल्डर है, फाइल है, ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर उसमें हम स्पेस यूज करते हैं तो वो चीज़ फाइंड करने में कंप्यूटर को या प्रोग्रामर को डिफिकल्टी होती है। सो वी शुड नॉट गिव सच नेम्स। वहाँ पे भी मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ जब भी आप सी प्रोग्राम का नाम दें या किसी और चीज़ का नाम दें, लेट्स से सॉन्ग नेम है, पिक्चर नेम है, तो वी शुड यूज थिंग्स विच डजंट इंक्लूड स्पेसेस। ऐसे नाम चुनने चाहिए जिसमें स्पेस ना हो। अगर आप कंप्यूटर जनरेटेड नेम देखेंगे, व्हाट्सएप इमेजेस का नेम है, या फिर कोई भी ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं, या फिर कहीं से सॉन्ग डाउनलोड किया तो सॉन्ग का नेम है, तो जनरली अगर वो चीज़ें ऑटो जनरेटेड हैं तो उन कोई भी फाइल नेम्स में कभी भी स्पेस नहीं होंगे, ओके। सो जैसे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ एरिया ऑफ सर्कल, it is a wrong identifier, it is a wrong variable name, we cannot use space as an identifier. If I'll compile this thing, it will obviously suggest me one error, declaration syntax error,
क्यों? क्योंकि मैं आइडेंटिफायर के बीच में स्पेसेस नहीं रख सकता. ओके, सो इफ यू रियली वांट टू शो स्पेस you can use underscore, or what you can do is just continue with your normal operation area of circle. ऐसे continue कर सकते हैं. और you can use capitalization of each word. area, फिर of में O capital, okay, area of सर्कल में C कैपिटल. ऐसे भी यूज हो सकते हैं. काफी सारी ट्रिक्स हैं इसकी, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे सीखते जाएंगे. बट अंडरस्कोर इज अलाउड, नंबर्स आर अलाउड, and special characters are not allowed. I cannot say that area at the rate circle. I cannot probably use this. Okay, अभी से ये that sign दिख रहा है, at the rate sign allowed नहीं है, but still I'll just compile it and confirm it. There are two errors. Illegal character at the rate character है वो प्रोग्राम में यूज करना अलाउड नहीं है. ओके, प्रोग्राम में यूज करना अलाउड नहीं है. हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, प्रिंटफ सेंटेंस में. प्रोग्राम में यूज करना अलाउड नहीं है. वैल्यू ऑफ रेडियस, आई जस्ट पुट हियर वैल्यू ऑफ रेडियस एट द रेट. यहाँ पे पुट करके देखता हूँ. वैसे यहाँ पे एट द रेट अलाउड है. एज यू कैन सी इट इज नॉट शोइंग एरर. I'll just compile it, no errors, and I'll just run it. Okay, it is asking me for value, any value. I'll enter 6.8. Okay, so हमें आंसर मिल रहा है जो भी उसका रिलेवेंट आंसर है. फाइन. सो एट द रेट इन printf is allowed, but in variable names special characters apart from underscore are not allowed. Okay, moving back to our program again. Sorry, ppt again. So where were we? Yes, फाइन. आइडेंटिफायर्स हैं, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी. कीवर्ड्स लिस्टेड इन प्रीवियस स्लाइड, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने कीवर्ड्स देखे थे वो, और उसके अलावा काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग के मेन वर्ड्स हैं, उसको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. ओके, ये कीवर्ड्स हैं. इसके अलावा भी बहुत कीवर्ड है. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जितने इजीली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे मैंने लिखे हैं. बाकी इसके अलावा भी काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो हम एज एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम्स हैं, फंक्शन नेम्स हैं या एरे नेम्स हैं, वो यूज नहीं कर सकते. ओके, सो कांस्टेंट. यस, कांस्टेंट क्या होता है? जो हम आइडेंटिफायर्स को वैल्यू देते हैं उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. ओके, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफायर को इस तरीके की वैल्यू दे चुकी है. हम लोगों ने दी है, आपको याद होगा. दीज आर इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर यानी होल नंबर्स. इंटीजर एज अ डेटा टाइप पे हमने देख लिया है, राइट. और मैंने पाई की वैल्यू दी थी. पाई की वैल्यू कैसे दी? फ्लोट थी. तो फ्लोट को हम किस तरीके से जानते हैं? फ्लोट को हम रियल वैल्यूज के तौर पे जानते हैं. ओके, सो न्यूमेरिक कांस्टेंट है. सारे नंबर फॉर्मेट में दिए हुए कांस्टेंट है. ओके, सो नंबर फॉर्मेट में दिए हुए कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट. दो तरीके के न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, इंटीजर और रियल. इंटीजर यानी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 to infinity. ओके, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा. प्लस और माइनस बोथ यू कैन इंक्लूड. एज यू कैन सी +10 इज अलाउड, -20 इज अलाउड. एंड इन रियल कांस्टेंट यानी उसकी कैपेसिटी है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल कर सकता है. जरूरी नहीं है कि मैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही दूं. जैसे कि हमारे प्रोग्राम में जाके देखते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या कहता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये सारे नंबर्स की वैल्यू क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है. उनकी डेटा टाइप फ्लोट है, पर मैंने उसको एज ए रियल आइडेंटिफाई किया है. रियल यानी वो सारे नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट होंगे. यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 देनी जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि मैं रेडियस की वैल्यू है वो फ्लोट है, और जरूरी नहीं कि मैं रेडियस की वैल्यू पॉइंट में ही दूं. आई कैन गिव रेडियस वैल्यू एज एन इंटीजर एज वेल और फ्लोट एज वेल. ओके, इफ आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम. सो मैं इंटीजर की वैल्यू क्या दे सकता हूँ? जैसे कि I was giving it into float, but I can just give it 7. Okay, 7 is also allowed. It is a float value, right? It is not a float value, but it is treated as float value. Okay, so it is all about capacity of what memory addresses can hold. यहाँ पे इंटीजर की कैपेसिटी छोटी है तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देंगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा. बट रियल और जो रियल कांस्टेंट है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, सो वो दोनों होल्ड कर सकता है. इंटीजर भी होल्ड कर सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट भी होल्ड कर सकता है. ओके, सिमिलरली कैरेक्टर कांस्टेंट है. कैरेक्टर कांस्टेंट को अभी हमने कैरेक्टर वैल्यू की एक भी डेटा टाइप पढ़ी नहीं है, सो हमें नहीं पता होगी, बट वी विल सी दैट वेरी सून. हम नेक्स्ट एग्जांपल उसका देख लेते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप कौन सी होती है. बट इट शुड बी क्लियर टिल नाउ. यहाँ तक हमें क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है. जो भी हम आइडेंटिफायर्स को वैल्यू असाइन करते हैं, देयर आर नोन एज कांस्टेंट. ओके, दो टाइप की वैल्यू होती है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक और कैरेक्टर. ओके, सो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? विल जस्ट सी इन अ व्हाइल. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello, greetings to the day student. So we left somewhere here last time, right? So we were just discussing numeric constant and non-numeric constant. Non-numeric means character constant, right? So constant क्या होते हैं? Constant are just the values of the identifiers
आइडेंटिफायर्स ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन क्रिएटेड नेम्स हैं जो हम वेरिएबल्स को, एरेज को या फंक्शंस को देते हैं एज डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, सो इंटीजर कांस्टेंट में कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं नेचुरल नंबर्स। रियल कांस्टेंट में कौन से नंबर होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है। और नॉन न्यूमेरिक यानी दो चीज़ें हैं, स्ट्रिंग और कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाता है, आइदर डिजिट, नॉन डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, एंड इन स्ट्रिंग वी हैव मोर देन वन कैरेक्टर्स। ओके, ये स्ट्रिंग है और ये सिंगल कैरेक्टर है। सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के बीच में एनक्लोज करते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के बीच में एनक्लोज करते हैं। ओके, सो एक एक करते हम एग्जांपल के साथ देखते जाएंगे। इंटीजर कांस्टेंट कैसे होते हैं? होल नंबर्स होते हैं कि जो नेचुरल नंबर स्टोर कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इंटीजर्स आर अलाउड। ओके, और कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स हैं जो इंटीजर में अलाउड नहीं है। कौन से एग्जांपल्स अलाउड नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल 12,800 को 12 कॉमा 800 नहीं लिख सकते हैं। $800, 800 rupees, 800 euros, 800 pounds. We cannot write currency symbols behind the letters, okay, or digits, fine. So and then we cannot leave spaces. काफी सारी करेंसीज में कैसे लिखते हैं? अगर 15,756 लिखना है तो उसको 15 के बाद स्पेस छोड़ के लिख सकते हैं, but it is not allowed in computer languages. Okay, so these are some practices for digits that are not allowed. Then we have other kind of memory representations or numerical representations. We have already studied decimal. Decimal के अलावा कितने number systems हैं जो famous हैं? Binary, octal और hexadecimal. Binary computer internally use करता है, तो बाकी बची दो number system, octal and hexadecimal. octal and hexadecimal हम integer के थ्रू represent कर सकते हैं. Okay, integer के थ्रू हम octal और hexadecimal को कैसे represent करेंगे वो हम आगे जाके सीखेंगे, but basically ऑक्टल के आगे 0 प्रीसीड करता है और हेक्साडेसिमल के आगे 0x प्रीसीड करता है। ओके, सो इफ यू सी एनी नंबर प्रिंटेड ऑन स्क्रीन इन सी लैंग्वेज, इफ इट हैज OX बिफोर इट, सो वो कैसा नंबर होगा? हेक्साडेसिमल नंबर होगा। अगर आप स्क्रीन पे कोई भी नंबर देखते हैं सी लैंग्वेज में, OX होगा तो हेक्साडेसिमल होगा। अगर उसके पहले O होगा, 0 होगा, तो वो जनरली ऑक्टल होगा। जरूरी नहीं है कि ऑक्टल हो, नॉर्मल डेसिमल के नंबर के आगे भी 0 आ सकते हैं। पर अगर आप काफी सारे नंबर स्क्रीन पे प्रिंटेड देखते हैं और सबके आगे अगर 0 है तो उसका मतलब है कि वो ऑक्टल है। इन नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं अभी हम जनरली प्रिंटफ स्टेटमेंट में देखेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बिलो पार्ट। ओके, सो इंटीजर के कितने टाइप्स हैं? एक तो हम इंटीजर देखते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर्स अलाउड होते हैं। दूसरे इंटीजर आते हैं जिसको अनसाइन इंटीजर कहते हैं। अब ऑब्वियसली अनसाइन इंटीजर में साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। if I am computing, let's say, addition or subtraction operation, so 4 minus 8 generally comes to -4. so अगर वो साइन इंटीजर है या नॉर्मल इंटीजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 minus 8 का आंसर आएगा -4। पर अगर हम अनसाइन इंटीजर यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 minus 8 का आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 4। उसके लिए साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देन वी हैव लॉन्ग इंटीजर। सो लॉन्ग इंटीजर कहाँ यूज होगा? जैसे अनसाइन इंटीजर ऐसी जगहों पे यूज होता है जहाँ पे साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिमिलरली लॉन्ग इंटीजर वहां पे यूज होता है जिसमें इंटीजर की लिमिट बड़ी हो। इंटीजर ऑब्वियसली मेमोरी स्पेस है, उसकी कुछ लिमिट होगी। पुराने सिस्टम्स में लिमिट होती थी इंटीजर की अराउंड 32,768, जो कि 5 डिजिट नंबर है। पर धीरे धीरे कंपाइलर बढ़ते गए, हमारी 32 बिट सिस्टम थी, 16 बिट सिस्टम होती थी, 8 बिट भी होती थी। अभी हम अराउंड 64 बिट सिस्टम्स यूज करते हैं। तो वो 64 बिट सिस्टम्स जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो स्ट्रेंथ बढ़ा देती है मेमोरी की, वो मेमोरी की स्पेस बढ़ा देती है। तो अभी का जो इंटीजर है, अभी का नॉर्मल इंटीजर है, वो अराउंड 10 डिजिट है, वो होल्ड कर सकता है। ये जो लॉन्ग डिजिट और ये जो इंटीजर डिजिट की बात हम कर रहे हैं, ये सारे इंटीजर डिजिट अराउंड, या लॉन्ग इंटीजर डिजिट अराउंड 8 to 10 डिजिट होल्ड कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, ऐसे बड़े इंटीजर्स जिनमें साइन को इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। सो अनसाइन इंटीजर में पीछे यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू के साथ एल है अगर कोई भी इंटीजर के पीछे, दैट मींस इट इज लॉन्ग इंटीजर। यूएल है तो वो अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है। ये पुराने रिप्रेजेंटेशंस है। आई मीन इन न्यू सिस्टम, न्यू compilers, it is not mandatory to use it, but if you use it, it will allow you. Okay, so moving to our example, we have our window open, fine.
इसमें ऑलरेडी सबका एक एग्जांपल है. आई जस्ट रिमूव दीज थिंग्स. ओके, बिकॉज आई वांट टू शो यू दिस थिंग्स लेटर ऑन. अभी के लिए हम इंटीजर की बात करते हैं. ओके, सो इंटीजर इज 12 and -6. Okay, positive and negative both integers are allowed. I'll just printf these things. Okay, इंटीजर को हम कैसे प्रिंट करते हैं, इसमें एक मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ. वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज, इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी, यानी कि परसेंटेज डी की जगह पे कोई वैल्यू आएगी एंड, या फिर मैं स्लैश एन यूज कर लेता हूँ. स्लैश एन मीन्स यहाँ से न्यू लाइन में चला जाएगा. न्यू लाइन में जाकर उसको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ सेकेंड इंटीजर इज परसेंटेज डी. दो इंटीजर की वैल्यू उसको मुझे देनी है. पहले इंटीजर की वैल्यू का नाम क्या है, ए. दूसरे इंटीजर की वैल्यू का नाम है n_int. ओके, सो यहाँ पे एक दूसरी बात वो हमें डिस्कस करनी थी कि a है वो आइडेंटिफायर का नाम है, यानी कि वेरिएबल नेम है जो यूजर ने पिक किया है, मैंने पिक किया है. 12 है वो कांस्टेंट है. कैसा कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है. न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है. सिमिलरली n_int, जिसका मैंने नेगेटिव के लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसको b भी दे सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं. ओके, लेट्स से इफ somebody's name is अक्षय. सो एक वेरिएबल का नाम है अक्षय, उसकी वैल्यू -6. सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज परसेंटेज डी. यहाँ परसेंटेज डी की भी जगह पे कुछ वो स्पेशल चीज प्रिंट करेगा. स्लैश एन अगेन किसके लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए. ये सेंटेंस खत्म करने के बाद, वैल्यू प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन में आ जाएगा और वैल्यू ऑफ सेकेंड इंटीजर इज परसेंटेज डी. अब उसका नाम एन नेगेटिव इंटीजर यानी एन इंट नहीं रहा, उसका नाम मैंने क्या कर दिया है, अक्षय. ओके, सो पहले ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद में दूसरी लाइन में अक्षय की वैल्यू प्रिंट करेगा. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. नो एरर्स एंड आई जस्ट कंट्रोल F9 इट, रन इट. सो ओके, नेम इज विवेक लिखा हुआ है. मैंने पहले जो प्रोग्राम रन किया था उसकी वैल्यू है. सो अगर पुराने प्रोग्राम्स की वैल्यू अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज अ गुड एग्जांपल. इफ आई रन दिस अगेन, अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ तो मुझे वापस से सेम चीज दिखेगी. वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज 12, सेकंड इंटीजर इज -6, 12 एंड -6. ये चीज मुझे बार बार दिख रही है क्योंकि मैंने कौन सा फंक्शन यूज नहीं किया है. आई जस्ट हेल्प इट आउट. व्हाट इज इट, CLR. मैंने पुरानी स्क्रीन क्लियर नहीं की है, जो पहले के प्रोग्राम रन हुए हैं उसको मैंने क्लियर नहीं किया है. आई हैवंट क्लियर्ड माई बोर्ड. ठीक है, अगर हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे काम करते हैं तो अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट लेक्चर में सेम चीज है वो परेशान करेगी, हमें वैसे लगेगा बोर्ड. ओके, सो आई विल रन दिस नाउ. मैं उसको कंपाइल कर देता हूँ और मैं उसको रन करता हूँ. सो इफ यू विल सी नाउ दिस इज क्लियर. पहला का कोई भी गार्बेज वैल्यूज नहीं आई है. फर्स्ट इंटीजर इज 12 एंड देन सेकंड इज -6. ओके, सो इस तरीके से हम चीजें हैंडल कर सकते हैं. ओके, या दैट इज इनफ आई गेस इंटीजर के लिए. एंड देन नाउ मूविंग अगेन बैक टू पीपीटी. ओके, सो हमने कौन सी बात कर ली है, हमने अपने इंटीजर कांस्टेंट की बात कर ली है. रियल कांस्टेंट में कौन से आते हैं, पॉजिटिव रियल कांस्टेंट, नेगेटिव रियल कांस्टेंट. ये ऐसे नंबर, कौन से नंबर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से. ओके, या रैशनल और इरेशनल नंबर से. ओके, इसमें इंटीजर भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे 248 इंटीजर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 248.0, राइट. 215 पॉइंट समथिंग यानी कि 215.0 और 0.78 यानी कि 0.78. दीज आर थिंग्स विच आर अलाउड टू रिप्रेजेंट. ओके, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक दूसरा फॉर्मेट है साइंटिफिक फॉर्मेट. साइंटिफिक फॉर्मेट बहुत ही ईजी है. ओके, डिग्री स्टूडेंट ऑब्वियसली साइंस पढ़ के आए हैं तो उनको पता होगा. 314.28, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका मतलब होता है 3.1428 इंटू 10⁻². ओके, मूविंग अगेन, ये देखिए 6.8 इंटू e⁻⁴. इसका मतलब हुआ 6.8 इंटू 10⁻⁴. जो भी e के बाद पावर है, e के बाद जो भी चीज है वो पावर में जाएगी 10 के. ओके, सो 6.8 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है, 68,000. सो इस चीज की वैल्यू हो गई 68,000 माइनस 8.92 इंटू e⁻⁻1 यानी 10⁻⁻1. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.892 माइनस में. ओके, सो ये सारी चीजें साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखी हुई है. ये भी रिप्रेजेंटेशन अलाउड है इन विच नंबर्स, रियल और
कांस्टेंट नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट सिंबल से, यानी फ्लोट वेरिएबल्स से। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ओके, आई जस्ट क्विकली रन बाय इट। सो हमें दो वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है। पहले फ्लोट लिख लेता हूँ। फ्लोट में वैल्यू नंबर 1 को मैं v1 नाम देता हूँ, जो की वैल्यू है 8.6। ओके, और वैल्यू नंबर v2 को मैं माइनस में रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स से माइनस 0.45 का मतलब होता है 0.45। एंड देन वी हैव वैल्यू 3 जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ साइंटिफिक फॉर्मेट में कि 4.6 e रेज टू -3। ओके, ये साइंटिफिक फॉर्मेट है, जो भी अलाउड वो भी अलाउड है। सो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सिंपली। सो प्रिंट एफ I have three values. Which three values? I have v1. So मैं पहले v1 को एज इट इज प्रिंट करूंगा और v1 इज इक्वल्स टू लिख के मुझे उसकी वैल्यू चाहिए जो कि फ्लोट में है, इसीलिए परसेंटेज f लिख रहा हूँ। आप ऊपर वाले प्रिंटर में देख सकते हैं हमने परसेंटेज d यूज किया है। क्यों d यूज किया है? क्योंकि वो वैल्यू है वो इंटीजर्स थी। अब मुझे फ्लोट वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो फ्लोट वैल्यूज की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? परसेंटेज f यूज करूंगा। v1 की वैल्यू परसेंटेज f है। बाद में न्यू लाइन में मुझे v2 प्रिंट करना है और मैं कॉमा सेपरेटली प्रिंट कर देता हूँ। v2 इज इक्वल्स टू पॉइंट परसेंटेज f एंड कॉमा v3 इज इक्वल्स टू परसेंटेज f। ओके, सो ये तीनों वैल्यूज प्रिंट करेगा वन बाय वन, v1 कॉमा v2 कॉमा v3। ओके, पहली परसेंटेज f की जगह पे मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, सेकंड पे v2 की वैल्यू चाहिए और लास्ट में मुझे v3 की वैल्यू चाहिए और आई कैन प्रिंट देम इन न्यू लाइन। सो अगर न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो आई यूज /n। ओके, सिंपली /n। इसको मैं कंपाइल करता हूँ। There are errors. What are they saying? v2 is percent value that is never. Okay, I have used dot. We have to use comma. I have used dot. Okay, and then we are running it. Fine. As you can see, values मिल गई हैं 8.6 then 0.45 को 0.45 लिखा गया है माइनस में। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज है। यहाँ पे थोड़ा मैसे लग रहा है, -6 के बाद न्यू लाइन नहीं है। सो whenever I print -6 after -6 I will place a new line. Now it should look good. Okay, now it is look good. It is looking good. v1, v2 and v3. Okay, v3 की वैल्यू है 0.0046. Okay, 4.6 into 10⁻³ उसके हिसाब से काम करती है, राइट। सो हमने फ्लोटिंग पॉइंट पे डिस्कस कर लिया है। कमिंग ऑन टू रियल कांस्टेंट हैव बीन डन। कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल कोट से। ओके, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कैरेक्टर के पीछे एक न्यूमेरिक वैल्यू छुपी हुई होती है, सिंगल कोट्स। एंड देन वो न्यूमेरिक वैल्यू कौन डिसाइड करता है? ASCII। ASCII इज एन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक कोड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। अब स्टैंडर्ड की क्या जरूरत पड़ी? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू हैव अ कंप्यूटर ऑफ Lenovo कंपनी एंड इफ यू हैव माउस ऑफ Dell कंपनी, स्टिल दे बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, वो फिर भी दोनों काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कोड्स एस्टेब्लिश है कि माउस कैसे बनाते हैं कि कोई भी कंप्यूटर में काम करे। ओके, जो ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस को कैसे बनाते हैं जो कोई भी कंप्यूटर में काम करे। तो सिमिलरली सी कंपाइलर काफी सारी कंपनियां बनाती हैं जिसके कोड्स कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? ASCII। ASCII अमेरिकन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कोड है जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैसे होती है वो डिसाइड करता है। इसीलिए ऐसे कोड्स की काफी जरूरत है। ओके, सो कैरेक्टर कांस्टेंट है, वो एग्जांपल है। ठीक है, सो ASCII टेबल कैसा होता है? इस तरीके से होता है, यानी कि ASCII टेबल डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है। तो कंप्यूटर में अगर आपको कुछ सेंड करना है तो आप बाइनरी में ही सेंड करेंगे। ठीक है, फाइन। सो ASCII टेबल इज समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस। हर एक कैरेक्टर की अपनी कुछ वैल्यू होती है, अपनी कुछ पोजीशन होती है। जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस टेबल एंड विल गेट बैक टू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so greetings of the day again. Moving forward, we are just discussing about ASCII table, right? So ASCII table क्या है? एक टेबल है जो हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में उनकी डेसिमल वैल्यू डिसाइड करता है। अब उनकी डेसिमल वैल्यू डिसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मैंने सी में printf लिखा है,
तो सी में जो printf लिखा है उसके अंदर का मैसेज है हेलो वर्ल्ड. सो अगर मुझे किसी को हेलो भेजना है तो what I'll do is I'll type h, then I'll type small e, then I'll type l, again second time l, okay, and then o. मुझे हेलो लिखना है तो मुझे उसको इतने कैरेक्टर्स भेजने पड़ेंगे. सो कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट हेलो नहीं भेज सकता क्योंकि कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है बाइनरी में, और बाइनरी में कम्युनिकेट करने के लिए एच को बाइनरी में कन्वर्ट करना जरूरी है. अब एच का बाइनरी तो कुछ होता नहीं है, सो दे कन्वर्ट एच इंटू 72, e into 101 small e. if you want to use capital E तो obviously यहाँ पे है capital E का I mean कोड क्या है 69 डेसिमल. सो ये जो डेसिमल कोड्स हैं 108, then again 108, okay, and then O 111, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके इनको दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट किया जाता है या फिर उनका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है. सो आज का टेबल यूज होता है उसी लिए. ओके फाइन. सो आज के टेबल में स्टार्ट कहाँ से होती है चीजें 32 से यूजिंग स्पेस. ओके आगे की चीजें इनडेफिनेटली खाली है, क्यों दैट विल डिस्कस लेटर. ओके बट यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है. और फेमस थिंग्स क्या है पूछा जाता है कि कैपिटल ए की आस्काई में डेसिमल वैल्यू क्या होती है आस्काई टेबल में, और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है. कैपिटल लेटर्स 65 से लेकर 90 तक कैपिटल लेटर्स आते हैं आस्काई टेबल में. स्मॉल लेटर कहाँ से जाते हैं 97 से लेके कहाँ तक जाते हैं 122 तक कैपिटल जेड. ओके और न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ से जाती है 48 से जाके 9 तक. सो इफ यू वांट टू सेंड 9 इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में अगर आपको किसी को 9 सेंड करना है तो उसका मतलब आप उसको 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करके नहीं भेज रहे हैं बल्कि 57 को भेज रहे हैं उसके रिलेवेंट नंबर को. ASCII टेबल है. ओके सो वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टर कांस्टेंट, देन ASCII टेबल. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस स्ट्रिंग कांस्टेंट. मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग. अक्षर में से सिर्फ अगर मुझे ए सेंड करना है तो वो कैरेक्टर हो गया, और अगर उसको मैं डबल कोट्स के बीच में अक्षर लिख के भेजूंगा तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर सिर्फ लेटर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. वी कैन ऑल्सो सेंड कोड्स. ओके एंड देन वी कैन ऑल्सो सेंड सिंगल कैरेक्टर included inside double quotes. Then we can obviously send hello world or a number etc etc. ओके यहाँ पे देखने लायक चीज ये है कि डबल कोट्स डी और सिंगल कोट्स डी, दीज बोथ आर नॉट सेम. जैसे कि मैंने बताया सिंगल कोट्स डी किसके लिए यूज होता है कैरेक्टर के लिए, डबल कोट्स डी किसके लिए यूज होता है स्ट्रिंग के लिए. अब जैसे इंटीजर फ्लोट में बात थी, इंटीजर के अंदर हम फ्लोट स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर की मेमोरी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं है कि हम वहाँ पे फ्लोट वैल्यू या कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करें. सिमिलरली कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर सके, बट स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स के अंदर जो डी लिखा हुआ है वहां पे मैं कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है कि वो सिंगल कैरेक्टर होल्ड कर पाए. सिमिलरली डबल कोट्स में जो फाइल लिखा हुआ है वो वहां पे कौन सी मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा, एक स्ट्रिंग के लिए जो मेमोरी स्पेस होती है उतनी मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा यहाँ पे. ओके देन सिंगल कोट्स के अंदर फाइल है वो कैरेक्टर के लिए जितनी मेमोरी स्पेस मिलती है उतनी मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा, और सिंपल फाइल है वो इंटीजर के लिए जितनी मेमोरी स्पेस मिलती है उतनी मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा. तीनों जगह पे स्टोर 5 ही होंगे पर डिफरेंटली स्टोर होंगे. ये एज एन इंटीजर होगा जिसको प्लस माइनस कर सकते हैं. ओके ये है वो एज एन कैरेक्टर होगा, राइट, जो कैरेक्टर के एक्शन से या फंक्शन से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एज ए स्ट्रिंग होगा जिसपे स्ट्रिंग चीजें परफॉर्म कर सकते हैं. दोस थ्री आर डिफरेंट, वैल्यूज आर सेम बट उसका इवेल्युएशन है वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली. सो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड दैट सिंपल फाइल or simple thing, any simple integer between a single quote and integer between double quotes, or simple d and double quotes d, those everything are different. You have to identify which is integer or float, which is character, and which is string. That is very simple to identify as you can see on the screen, right? So these are string constant. बाद में escape sequences है, उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका how these things work. हमने ऑलरेडी कौन से एग्जांपल देखे हुए हैं, इंटीजर और फ्लोट के एग्जांपल देखे हुए हैं. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे मैं आगे एग्जांपल लेता हूँ कैरेक्टर का. सो कैरेक्टर में एग्जांपल लेते हैं जेंडर का. सो जेंडर कौन सी हो सकती है, लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग द जेंडर फीमेल. सो आई टाइप एफ, बस वो एक ही कैरेक्टर होल्ड कर सकता है. एज वी डिस्कस्ड वी आर यूजिंग सिंगल कोट्स. एज यू कैन सी आई एम सिलेक्टिंग इट, मैं सिंगल कोट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. और हमने दूसरी एक बात की स्ट्रिंग की.
स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैरेक्टर, बंच ऑफ कैरेक्टर्स है। सो मैं पहले तो वेरिएबल नेम चुन लेता हूँ। जैसे कि वेरिएबल नेम को मैं नाम देता हूँ और से ईमेल। ओके, मैं ईमेल ले रहा हूँ, सो मैं उसको ईमेल नाम देता हूँ। ईमेल के बाद में ब्रैकेट्स कर रहा हूँ, जो लिमिट डिसाइड करेगा कि ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट क्या होगी। ईमेल बहुत बड़ा हो सकता है, सो मैं उसको बंच ऑफ कैरेक्टर्स को 20 देता हूँ कि 20 बंच ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी देयर इन द ईमेल, नॉट मोर देन 20, इट कैन बी लेस देन 20। ओके, सो कैरेक्टर ईमेल है, वो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग है क्योंकि वो बंच ऑफ कैरेक्टर्स है। ध्यान से देखिए, दोनों डिफाइन कैरेक्टर से ही होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने उसकी लिमिट है वो ब्रैकेट में जेंडर के बाद लिखी हुई नहीं है। बट यहाँ पे जो कैरेक्टर है ईमेल नाम का, उसके बाद मैंने उसकी लिमिट लिखी हुई है ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, जो 20 है। सो मैं मोर देन 20 कैरेक्टर्स उसमें स्टोर नहीं कर सकता, और वो एक स्ट्रिंग है, बंच ऑफ कैरेक्टर है, इसीलिए उसको मैं डबल कोट्स के बीच में एनक्लोज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा, लेट्स से a girl's name, what is her name, let's say Asha, ASHA, Asha @123 @gmail.com. This is a hypothetical email, obviously. @kitchen underscore. ओके, ये हाइपोथेटिकल ईमेल है। कैरेक्टर ईमेल मैंने वो भी रिप्रेजेंट कर लिया है। पहले में मैंने फ्लोट को प्रिंट किया है, देन आई हैव प्रिंटेड integers then float, and then now I am printing character, print f। so मैं यहाँ पे जेंडर प्रिंट कर रहा हूँ, मैसेज लिखता हूँ जेंडर ऑफ द person is %c। ऑब्वियसली कैरेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, %c से, और मेरे वेरिएबल का नाम है जेंडर। राइट, मैसेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैसेज क्या है, डबल कोट्स के बीच में है वो मैसेज है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस है, कॉलन मैंने किया हुआ है, कॉलन आप हटा सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस है। जेंडर ऑफ द पर्सन इज %c। %c की जगह %c नहीं आएगा, वहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जो जेंडर वेरिएबल में स्टोर है। तो जेंडर वेरिएबल में क्या स्टोर है, f स्टोर है। Okay, so after completing this line there should be a new line, so I'm adding new line after this, there should be also a new line। और हमें बाकी लास्ट चीज क्या रह गई है, printf के अंदर मैं क्या लिखूंगा, टाइप I need a string here, string का नाम क्या है, email, so email of the girl is something, so what is it, it is %s। %s stands for string is a bunch of character, जिसको मैं नाम क्या दूंगा, email। राइट, सो ये इसको मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ एक बार, राइट, इट इज विदाउट एरर्स, एंड देन आई रन इट। सो एज यू कैन सी, जेंडर ऑफ द पर्सन इज f, और ईमेल ऑफ द गर्ल इज asha_123@gmail.com, जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, हमने 4 फॉर्मेट सीखे हैं। ये 2 न्यूमेरिक फॉर्मेट है। न्यूमेरिक फॉर्मेट में फर्स्ट है वो इंटीजर कांस्टेंट है, और सेकंड है वो क्या है, रियल कांस्टेंट है। थर्ड है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, और फोर्थ वन है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली कैरेक्टर कांस्टेंट ही होता है, और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि बंच ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, so we will get back to this example। Let us read the escape sequences। Okay, moving forward to escape sequence। Okay, so this is escape sequences, right? So we already know 2 escape sequences। Escape sequences mean you want to escape from normal printing। अगर आपको normal printf statement में से, normal printf चीजें में से आपको अगर कुछ और प्रिंट करना है, additional special characters प्रिंट करने हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, escape sequences। ओके, सो हमें पता है कि स्लैश एन escape sequence है। स्लैश एन की जगह स्लैश एन प्रिंट नहीं करेगा, वो न्यू लाइन प्रिंट करेगा, और स्लैश टी की जगह वो क्या प्रिंट करेगा, हॉरिजॉन्टल टैब। इसका एग्जांपल हम शॉर्टली देखेंगे। स्लैश वी इज यूज्ड फॉर वर्टिकल टैब। ऑडियो है, ओके, ऑडियो एक बिप साउंड प्रेस होता है, अगर आपने पुराने फोन यूज किए हैं, सो तो उसमें एक एक बटन के बाद बिप साइन आता था। ओके, 9 बिप, 8 बिप। ओके, सिमिलरली ए इज एन ऑडियो साइन, इट्स यूज्ड फॉर बिपिंग समथिंग।
राइट। अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसपे आपको वॉइस सुनाई दे रहा हो, ओके, सो यू कैन यूज द बेल साइन और ऑडियो साइन। B is for backspace, backspace जैसे हमें कीबोर्ड में होती है वैसे प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए, बाकी सारे बहुत कम यूज होते हैं। फॉर्म फीड है वो कंपाइलर डिपेंडेंट है, कंपाइलर जैसा होगा या आपका इंटरप्रेटर जैसा होगा उसके हिसाब से फॉर्म फीड वर्क करेगा। जनरली वो दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए यूज होता है। और कुछ स्पेशल साइंस जैसे सिंगल कोट है, डबल कोट है, वो डबल कोट अगर आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे प्रिंटिंग के लिए तो उसका वो डिफरेंट मीनिंग निकाल सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम देखेंगे एग्जांपल में। सो अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं तो उसको इस तरीके से आगे कौन सी स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, यस दिस इज बैकवर्ड स्लैश बिकॉज इट इज लीनिंग बैकवर्ड स्लैश के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नल, ओके, नल इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेस। स्पेस में भी कुछ नहीं लिखा होता है और नल में भी कुछ नहीं लिखा होता है, बट स्पेस इज समथिंग दैट इज फिल्ड। मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर आप एक कोई जार को जार यानी बर्नी है, कुछ भी बर्नी को बंद करके रख दे तो उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली बर्नी है, पर उसके अंदर हवा है, समथिंग इज दैट। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी कुछ भी नहीं है, हम उसके थ्रू देख सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ जीरो ग्रेविटी और जीरो स्पेस है, ओके, जिसे हम कहते हैं। तो ये सिंपल डिफरेंस है। एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, पर अगर आप समझ पाए तो नल मतलब क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग देयर। स्पेस में देयर इज अ स्पेस, देयर इज समथिंग, ओके, वो मेमोरी में जगह रोकती है स्पेस, बट नल है वो मेमोरी में जगह नहीं रोकता है, ओके। सो सिंपली अगर हमें एस्केप सीक्वेंसेस का एग्जांपल चाहिए तो गोइंग हियर, ओके, ये हमारे लिए बेसिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट रेडी है। सो आई जस्ट टाइप printf एंड डबल कोट्स, हमें स्लैश एंड स्लैश यूज करना है। सो फर्स्ट लाइन के बाद स्लैश एन, then everything will go into second line, so I'll write second line there only, second line, और फिर मुझे वहां पे स्पेस छोड़ के कुछ टाइप करना है, सेकेंड लाइन data 2, let's compile this and let's run it, ओके। सो फर्स्ट लाइन, फिर न्यू लाइन, सेकेंड लाइन और सेकेंड लाइन डेटा 2, इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑडियो साउंड चेक करते हैं, इफ वी कैन गेट सम बिप्स, ए के बाद स्लैश ए, आई के बाद स्लैश ए, okay, the compiler dependent है, I don't know if you can hear this in recording, but I'll check if I have audio sound in my computer in C compiler. No, I didn't hear any audio sound, so it is totally compiler dependent. The Turbo C++ compiler that we are using, it doesn't support audio sound, but slash and slash t है जो हम frequently use कर सकते हैं, slash b है वो backspace के लिए use होता है जैसे हमने देखा, okay. So ये character sequences you can try at home. Yeah, single quotes and double quotes I'll just show you because it is important. अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज करता हूँ या फिर कहीं और सेंटेंस में डबल कोट यूज करता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरा डेटा ही चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ऑब्वियसली इट विल शो मी एरर्स that function call is missing or something is missing, but I know what is the problem. What is the problem? I know that I cannot use double quotes between printf. अगर मुझे सिंगल कोट्स के अंदर printf को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश और फिर सिंगल कोट और थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं लेट्स से, तो स्लैश एंड देन डबल कोट्स, अब दोनों चीजें स्पेशल कैरेक्टर्स है वो प्रिंट होंगी, राइट। नो एरर्स, नो वार्निंग, एंड इफ आई कैन सी both have been print, पहली लाइन में दोनों प्रिंट है, सिंगल कोट और डबल कोट। सो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसी चीजें अगर आप कहाँ पे भी प्रिंट करनी है तो आप क्या करेंगे, उसके आगे बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे, ओके। सो दिस वाज अबाउट escape sequences. Hope you understood it, right? So we'll keep it to this in this lecture. Thank you.